Hello, today we are going to discuss about consolidation scheme and advantages and obstructions in applying provisions of consolidation in Uttar Pradesh in UP. This is the topic of land laws and agricultural laws. This is a very important topic if you are preparing for any examinations. So now we'll go to second slide, which says that what is a consolidation scheme. So what is a consolidation? Consolidation is the process of converting many small and fragmented holdings into a big farm. It is the process by which the farmers are convinced to get one or two compact farms in place of their fragmented farms. इट मीन्स दैट कि कंसोलिडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे जो खेत के टुकड़े होते हैं, भूमि के जो टुकड़े होते हैं, उनको एक जगह ले आकर किसान को दे दिया जाता है कि एक ही जगह पे वो क्या कर सके, अपनी खेती कर सके। लाइक किसी का मान लीजिए कि 2 बिस्सा खेत जो है नॉर्थ में है और 2 बिस्सा खेत साउथ में है। तो कंसोलिडेशन का क्या मकसद है? कंसोलिडेशन का मकसद है कि उन जो 4 बिस्सा खेत है उन सबको एक ही साथ ले आकर एक ही जगह पर रख दिया जाए, ताकि उस फार्मर को किसानी करने में, अपनी जो फार्मिंग करने में आसानी हो, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो कम बर्बाद हो और उसका समय कम बर्बाद हो। Also in this process, farmers' fragmented land holdings are pooled and then re-allotted them in a way that each gets a single farm of having a total size and fertility। अच्छा देखिए, इसमें एक और चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि किसी के पास अगर जो है फर्टाइल जमीन है, फर्टाइल भूमि है, यानी कि उपजाऊ भूमि है, तो उसको जो है अगर वहाँ से उसकी जमीन हटाई जाती है तो उसको अनफर्टाइल लैंड दे दिया जाएगा। देखिए, जभी भी यहाँ पे लैंड दिया जाएगा, जहाँ पे भी उसको लैंड जो है अलॉट किया जाएगा, तो इस कंडीशन में जो भी लैंड अलॉट की जाएगी, उसकी जो उपजाऊ होगी, उसकी जो फर्टिलिटी होगी, उसकी जो प्रीवियस लैंड की थी उसके बराबर ही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वहाँ पे जो है अ, जो लैंड का साइज है उसको बढ़ाया घटाया जाता है और जो है उसके हिसाब से लैंड को अलॉट किया जाता है। अच्छा, एक और चीज की, जो पहली कंट्री थी जहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, तो 1750s में डेनमार्क वो कंट्री थी जिसने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया। नाउ अब हम जानेंगे कि कंसोलिडेशन स्कीम्स क्या होती हैं और इनकी क्या क्या कंडीशंस हैं। तो कंसोलिडेशन स्कीम जो होती है, इनके पहला कंडीशन ये है कि ये सिक्योर करती है क्या, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ टेन्यूर होल्डर। जो भी टेन्यूर होल्डर है, जो भी भूमिधर है, उसकी जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उसको क्या करती है, उसको सेफ गार्ड करती है। दूसरी चीज ये है कि अगर जो भी लैंड अलॉट होता है वो डिडक्शन के सब्जेक्ट होता है, डिडक्शन का सब्जेक्ट होता है, यानी कि अगर कोई लैंड अलॉट हो रहा है, उसकी कुछ वैल्यूएशन है, तो वैल्यूएशन जो भी होगी वो जितने की उसकी लैंड है उतनी ही वैल्यूएशन जो होगी उसको जो नया अलॉटेड लैंड होगा उसका होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो नया अलॉटेड लैंड उसकी वैल्यूएशन ज्यादा कर दी जाए, मतलब ज्यादा वैल्यूएशन की लैंड अलॉट कर दी जाए और कम वैल्यूएशन की लैंड जो है अलॉट कर दी जाए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज है इसमें, एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, द एरिया ऑफ होल्डिंग और होल्डिंग्स अलॉटेड टू टेन्यूर होल्डर shall not differ from the area of the original holder or holdings by more than 25%। अच्छा, एक चीज और जानिए कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे जो है अलॉटमेंट किया जाता है लैंड का, ठीक है, और वैल्यूएशंस जो है घटती बढ़ती रहती हैं, डिडक्शंस हो सकते हैं, तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में ये जो डिफरेंस है वैल्यूएशन का, डिडक्शन का, वो 25% से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, अनटिल, कब तक, अनटिल एंड अनलेस जो आप जो है डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन की परमिशन जो है मिली हो आपको। क्योंकि अगर डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन की परमिशन मिली है तो कुछ भी डिफरेंस माना जा सकता है, भाई पावर्ड लोग हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर जब तक उनकी परमिशन नहीं मिली है तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप जो डिफरेंस है वो 25% से अधिक का नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सेक्शन 19 है, जहाँ की बात होती है कि प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम बाय असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। तो इस सेक्शन में ये लिखा गया है कि जो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर है वो किसी भी यूनिट के लिए क्या करेगा, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एक जो है कंसोलिडेशन कमिटी के
कंसल्टेशन के बाद एक प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम जो है तैयार करेगा, यानी कि उस प्रोविजन के उस यूनिट में किस तरह से कंसोलिडेशन किया जाए। अच्छा, तो इसको करने के दौरान, कंसल्टेशन करने के दौरान उसके पास पावर होती है, लीगल पावर होती है क्या करने की, कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की लैंड को या फिर गांव सभा की लैंड को या फिर जो भी लोकल अथॉरिटी है उनमें से किसी की भी लैंड को किसी भी टेन्योर होल्डर को अलॉट कर सके उसकी लैंड की वैल्यूएशन के बाद। यानी कि कोई लैंड है जो कि गांव सभा की, उसकी कोई वैल्यूएशन है, और कोई टेन्योर होल्डर की है, उसकी लैंड, उसकी कोई वैल्यूएशन, तो अगर दोनों मैच करती हैं या फिर दोनों में जो भी डिडक्शंस एंड जो भी जो है इंक्रीमेंट्स दे के वो चाहे तो किसी भी टेन्योर होल्डर को अलॉट कर सकता है। लेकिन एक और चीज है कि जहाँ पे वो लैंड जो भी गांव सभा की है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की है या लोकल अथॉरिटी की है, वो पब्लिक पर्पस के लिए अगर यूज हो रही है, तब जो है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर को अगर अलॉट करना है जो है किसी टेन्यूर होल्डर को, तो उसे रिटर्न जो है देना पड़ेगा, रिटर्न डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज पब्लिकेशन एंड ऑब्जेक्शन। तो जो सेक्शन 20 है वो बात करता है पब्लिकेशन की एंड ऑब्जेक्शंस की। तो जो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर होगा वो अपॉन प्रिपरेशन ऑफ द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम shall send or cause to be sent notices containing relevant extracts to the tenure holders concerned and person interested आफ्टर दैट इट शैल बी पब्लिश्ड इन द यूनिट। यानी कि वो क्या करेगा, जैसे ही प्रिपरेशन होगा कंसोलिडेशन स्कीम का, प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम का, वो क्या करेगा, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन्स होंगे जिनके लैंड्स उसके अंदर आती होंगी या जो भी अथॉरिटीज होंगी, उनको क्या करेगा, वो देगा उनको जो है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर जो है नोटिस देगा, ठीक है, या फिर नोटिस सेंड करेगा। सेकेंड चीज ये है कि उसके बाद जब नोटिस सेंड करेगा उसके बाद उसका ही पब्लिशन कराया जा सकता है। नेक्स्ट इनके ऑब्जेक्शन का फाइलिंग कैसे होता है। तो जो सेक्शन 11A है वो क्या कहता है, उसके प्रोविजंस के जो है एडिशन में, एनी पर्सन टू हुम नोटिस हैज बीन सेड अंडर सबसेक्शन 20 क्लॉज 1, एनी पर्सन अफेक्टेड बाय प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम disputing the propriety or correctness of the entries in the provisional consolidation scheme or in the extract furnish में फाइल ऑब्जेक्शन। यानी कि जो भी व्यक्ति जिसको नोटिस भेजी गई है या जो भी कोई दूसरा व्यक्ति जो कि इस स्कीम से अफेक्टेड हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो नोटिस वो जो है ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। अच्छा, एक और चीज है कि एनी पर्सन जो कि अफेक्टेड हैविंग एनी इंटरेस्ट और राइट इन एडिशन टू द राइट ऑफ ए पब्लिक हाईवे और इन ओवर एनी पब्लिक लैंड, यानी किसी पब्लिक लैंड पे अगर किसी का इंटरेस्ट है या फिर कोई और इंटरेस्ट है जहाँ पे डिक्लेरेशन जो है 19A सब क्लॉज 2 में दिया गया है, तो उस केस में वो पर्सन भी क्या कर सकता है, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। अच्छा, ऑब्जेक्शन जब फाइल कर सकता है तो कुछ टाइम होगा ऑब्जेक्शन के फाइल करने का। तो ऑब्जेक्शन जो है 15 डेज जो होती है पब्लिकेशन के या फिर उस व्यक्ति के जब जो है पब्लिश करी गई वहां पे, तो 15 दिन के अंदर पब्लिकेशन के क्या किया जा सकता है, ऑब्जेक्शन फाइल किया जा सकता है। और किसको ऑब्जेक्शन आप फाइल करेंगे, तो आप ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर को या फिर कंसोलिडेशन ऑफिसर को, और साथ ही साथ आप बताएंगे कि आपका उसमें क्या इंटरेस्ट या फिर क्या राइट है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन द स्टेटमेंट। अगर मान लीजिए कि जो भी स्टेटमेंट दी गई है तो वहां पे जो ऑब्जेक्शन रेज होंगे उनका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा और कौन करेगा। तो all objection received by additional consolidation officer shall as soon as may be after the expiry of period of limitations prescribed therefore be submitted by him to the consolidation officer। यानी कि जो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर होगा वो जब पीरियड एक्सपायर कर जाएगा किस चीज का, जो भी लिमिटेशन का पीरियड है, तो वो उसके बाद क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्शन उसके पास रिसीव हुई होंगी वो कंसोलिडेशन ऑफिसर को जो है फॉरवर्ड कर देगा, और जो कंसोलिडेशन ऑफिसर है वो उसको क्या करेगा, डिस्पोज ऑफ करेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो भी पर्सन एग्रीव्ड होगा, जो भी पर्सन जो है परेशान होगा इस कंसोलिडेशन की वजह से, स्कीम की वजह से, ऑर्डर की वजह से कंसोलिडेशन के, तो वो 15 दिन के अंदर क्या करेगा, जो है फाइल कर पाएगा एप्लीकेशन। किसकी और किसको अपील फाइल करेगा, वो अपील फाइल करेगा सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन को।
ओके, जिसका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, ठीक है। और अगली चीज ये है कि जो भी अगर इस टाइप का कंसर्न है जिसमें जो है किसी को लॉफुल नुकसान हो रहा है या दिख रहा है कि इस स्कीम की वजह से किसी को नुकसान हो सकता है, तो इन दैट केस एक लोकल इंस्पेक्शन जो है किया जाता है। लोकल इंस्पेक्शन में ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं कि क्या किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, और उसको लोकल इंस्पेक्शन करने के बाद जो है डिसीजन जो है दिया जाता है कंसोलिडेशन ऑफिसर या फिर सेटलमेंट ऑफिसर के द्वारा। Next is the confirmation of the provisional consolidation scheme and the issue of allotment orders. सेक्शन 23 बात करता है कि जो सेटलमेंट ऑफिसर होगा कंसोलिडेशन, वो किसी भी प्रोविजनल जो है कंसोलिडेशन स्कीम होगा उसको क्या करेगा, कंफर्म करेगा। कब कंफर्म करेगा? पहला कंडीशन ये है कि इफ नो ऑब्जेक्शन आर फाइल्ड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 20, यानी कि ऑब्जेक्शन का जो भी टाइम है सेक्शन 20 में मेंशन, यानी कि 15 दिन का टाइम जो था, उसमें अगर ऑब्जेक्शन फाइल नहीं होता है तो उसको क्या कर देगा, कंफर्म कर देगा प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम को। दूसरी चीज ये है कि अगर जो है कंसोलिडेशन स्कीम जो है को मॉडिफिकेशन के लिए दिया गया है, ऑब्जेक्शन फाइल हुए हैं और उसको मॉडिफाई करने के लिए दिया गया है, और जो भी मॉडिफिकेशंस है उनको पास कर दिया गया है, सच मॉडिफिकेशंस और अल्टरेशन एज मे बी नेसेसरी इन व्यू ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सब सेक्शन 1 to 4 ऑफ सेक्शन 21, यानी कि जो भी मॉडिफिकेशन उनको कर दिया गया है, तो इन केस में भी क्या होगा, जो सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन है वो कर देगा, प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम को पास कर देगा। आइए अब बात करते हैं ऐसे कंडीशंस की जहाँ पे अलॉटमेंट जो है 19A के अंडर जो किया गया है उसको 21 सेक्शन 21 के अंडर मॉडिफाई ना करके 23 क्लॉज 1, यानी कि 23 क्लॉज 1 के अंडर में क्या कर दिया जा रहा है, इशू कर दिया जा रहा है। तो उस केसेस में जो एक्सट्रैक्ट होगा सेक्शन 20 के नोटिस का, उसी को फाइनल माना जाएगा, और जो अलॉटमेंट होगा उसको फाइनल अलॉटमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब 21 क्या है, 23 क्लॉज 1 क्या है, तो 23 क्लॉज 1 ये कहता है कि कोई भी प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम तभी फाइनल होगी जब जो प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट है 20 के अंदर, उसके जो है अंतर्गत कोई जो है ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया गया हो, यानी सेक्शन 20 में जो प्रेस्क्राइब टाइम है उस टाइम के अंडर में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं फाइल किया गया हो, तब जो है पास होगी। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल हुआ है तो उन केसेस में उनका रेटिफिकेशन या मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, तब जो है प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम पास होगी। अब बात करते हैं कि अब देखिए, अब ऐसे केसेस जो कि 23 क्लॉज 3 क्लॉज 1 के अंडर में भी जो है कंफर्म नहीं हो रहे हैं, यानी कि जो अभी जस्ट मैंने बताया उस वो केसेस जो है इसके पहले वाले प्रोविजन के अंडर भी नहीं आ रहे हैं, तो उन कंडीशंस में क्या होगा, तो इन केसेस में जो रिवाइज्ड एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है, जो कि मॉडिफाइड अलॉटमेंट्स का रिवाइज एक्सट्रैक्ट होगा, वो कंफर्म कर दिया जाएगा सबसेक्शन 1 के थ्रू। सबसेक्शन 1 आपको बताया अभी मैंने कि जहाँ पे एनओसी वाला जो 20 डेज के 20 सेक्शन 20 के अंडर में जो है कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया गया है या फाइल किया गया है तो उसको डिस्पोज कर दिया गया है। तो इन केसेस में क्या होगा, जो अलॉटमेंट्स होंगे, मॉडिफाइड अलॉटमेंट होंगे, वो किसके द्वारा इश्यू किए जाएंगे, तो वो कंसोलिडेशन ऑफिसर के द्वारा इशू किए जाएंगे, जहां पे अलॉटमेंट जो है सेटलमेंट ऑफिसर के द्वारा मॉडिफाई नहीं किए गए हैं, और वो सेटलमेंट ऑफिसर के द्वारा खुद किए जाएंगे इशू, किन केसेस में, जहां पे मॉडिफिकेशन सेटलमेंट ऑफिसर ने खुद ही किया हो। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, लेकिन आप सेक्शन के थ्रू जाएंगे तो इसको इजी आपको समझ में आएगा। अब आते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिफिकल्टीज हैं जो है कंसोलिडेशन स्कीम को जो है लागू करने में। तो बेनिफिट देखिए, बेनिफिट्स ये है कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा और इंक्रीज्ड इनकम होगी। क्यों? क्योंकि एक जो है छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे लैंड, उनकी जगह एक बड़ा सा लैंड मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ आसान हो जाएंगी। तीसरी चीज़ ये है कि इरिगेशन फैसिलिटी तो आसान हो ही रही है, साथ ही साथ क्या होगा, जो बाउंड्रीज बनाने में जो खर्च होता था, लैंड का नुकसान होता था, वो पूरा लैंड बच जाएगा। लेकिन इसके साथ बहुत सारी डिफिकल्टीज भी हैं कंसोलिडेशन को करते समय। लाइक डिफिकल्टीज ये हैं कि कुछ लोग का माइंडसेट होता है कि ये हमारी जमीन है, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट। वो क्या करता है कि वो चाहते नहीं कि उनके जमीन, उनके जो बाप दादा की जमीन है वो किसी और के पास जाए। दूसरी चीज ये है कि जो रिच फार्मर्स होते हैं, जमींदार होते हैं, उनके पास बड़े बड़े फर्टाइल लैंड्स होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनके फर्टाइल लैंड का टुकड़ा किसी और के हाथ लगे। बहुत सारे एरिया में जो होता है ओरल एग्रीमेंट के थ्रू जो है खेती की जाती है, तो वहां पे कोई पेपर रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि कंसोलिडेशन किया जा सके। तो ये कुछ चीजें हैं। साथ ही साथ एक करप्शन बहुत बड़ा जो है ये एक पार्ट है जो है, जो कि इस कंसोलिडेशन स्कीम को लागू करने में बहुत जो है
अड़चन डालता है, ऑब्स्ट्रक्शन डालता है। तो जो है बहुत सारे सरकारी ऑफिशियल्स हैं जो कि अच्छे लैंड्स को लेकर, मतलब किसी का फर्टाइल लैंड है उसको जो है अलॉट कर दिया किसी, जो है पैसे लेकर, रुपया लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को, और उसकी जगह पे जो जिस व्यक्ति के फर्टाइल लैंड थी उसे दे दिया कोई जो है कम फर्टाइल लैंड, या फिर जो है कम जो है यूजफुल लैंड दे दी, जो कि उसके लिए प्रॉब्लम हो सके। तो ये सब चीजें हैं जो कि काफी परेशान करती हैं। अभी अशोक खेमका का केस भी आया था एक, कि कैसे कंसोलिडेशन के थ्रू जो है करप्शन स्टार्ट हुआ था। उसमें यही था कि रॉबर्ट वाड्रा वाली जो जमीन थी, जो हरियाणा वाला केस था, उसमें स्कैम यही आया था कि ये लोग क्या करते थे, जो रियल एस्टेट के माफिया दलाल थे, वो पहले छोटे छोटे पैचेस लेते थे, लैंड खरीदते थे, उसके बाद कंसोलिडेशन के नाम पे एक बड़ा पैच ले लेते थे, और उसका अलॉटमेंट वो लोग कहाँ करा देते थे, हाईवेज के बगल में। तो उससे उनकी ज़मीन की कीमत 5-10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंसोलिडेशन के दौरान जो है डिफ़िकल्टीज या ऑब्स्टेकल्स पैदा करती हैं। तो ये एक प्रॉपर ओवरव्यू था स्कीम का, और बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस का जो है कंसोलिडेशन के। सो थैंक यू।